स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुडल वेब सीरीज के सीजन 2 के थर्ड पार्ट को। बाकी के 2 पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और ये पार्ट इस वेब सीरीज का लास्ट पार्ट है। मतलब कि इस वीडियो में सुडल वेब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है नंदिनी से, जो कि जेल में थी और उससे मिलने के लिए चिलप्पा सर के कुछ जूनियर वकील आए थे, क्योंकि अब नंदिनी का वो केस यही संभालने वाले हैं। इसलिए वो नंदिनी के पास सारी डिटेल्स लेने के लिए आए थे। लेकिन नंदिनी यहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा नहीं बता पाती, क्योंकि उसने चिलप्पा सर को सारी बातें बता चुकी थी और अब उसके पास बताने को कुछ ज्यादा था ही नहीं, जिससे नंदिनी को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये केस जो है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है और अब शायद उसे हमेशा के लिए जेल में ही रहना पड़े। दूसरी तरफ चक्रवर्ती जो है वो इस गम में बैठा हुआ था कि जिसे वो भगवान मानता था वो दरअसल में एक हैवान निकला। बात हो रही है चिलप्पा सर की। ये सारी बातें चक्रवर्ती मूर्ति को बता रहा होता है, जिसके बाद वो चिलप्पा सर के फिर से उसी कॉटेज में जाते हैं और वहां पर छानबीन करना एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चक्रवर्ती मूर्ति से कहता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और जब मैं एग्जाम देता था तो मेरे पापा हमेशा मुझसे कहा करते थे, जब कोई क्वेश्चन ना बने ना तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसी पर अटके रहोगे तो बाकी का 90% का जो हमारा पेपर है वो भी खराब हो सकता है। इस केस में भी वही बात है। वो बताता है कि जो 10% का जो टफ क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये है कि अलमारी के बाहर से कुंडी किसने लगाई थी, क्योंकि चिलप्पा सर तो मारे जा चुके थे, मुत्थू भी अंदर अलमारी में बंद थी, तो वो कुंडी आखिर लगाई किसने। तभी चक्रवर्ती को अलमारी के पीछे एक सुरंग दिखाई पड़ती है। जैसे ही उसे समझ आया कि यहाँ पर एक सुरंग है तो वो तुरंत ही उस सुरंग के द्वारा अंदर जाने लगता है और मूर्ति भी यहाँ पर उसके साथ मौजूद था। जब वो और अंदर गए तो सुरंग के अंदर ही उन्हें कुछ कागज दिखाई पड़े जो कि पूरी तरह से जले हुए थे, जिससे कि चक्रवर्ती पूरी तरह से समझ गया था कि जिसने भी यहाँ पर चिलप्पा सर को मारा है उसी ने ये सारे सबूत जो है वो जलाए होंगे। अब धीरे धीरे करते हुए चक्रवर्ती और मूर्ति आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद वो पहुंच जाते हैं सीधे टनल के बाहर, जो कि समुद्र के जस्ट सामने खुलता है। ये देखकर चक्रवर्ती बहुत हैरान था कि आखिरकार इस टनल के बारे में किसी को भी क्यों खबर नहीं थी। तब चक्रवर्ती इस टनल के बारे में पता करने के लिए जाता है। मालूम चलता है कि ये टनल दरअसल में अंग्रेजों के जमाने की है और ज्यादातर अंग्रेज ही इस टनल को यूज किया करते थे। जिसके बाद हम मछुआरे फर्नांडिस को देख पाते हैं, जो कि जब अपना काम कर रहा होता है तब यहाँ पर वो धामू को आते हुए देखता है, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो नाव से इसके पास आता है। अब यहाँ से चक्रवर्ती सीधा मालती माँ के पास जाता है। वो उनके पास जाकर कुछ सवाल करता है, जैसे कि उन्हें कॉटेज की उस टनल के बारे में मालूम था कि नहीं। लेकिन मालती माँ बताती है कि उस कॉटेज की टनल के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था और उन्हें तो ऐसा लगता है कि इस टनल के बारे में चिलप्पा को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता तो वो मुझे जरूर बताते। लेकिन चक्रवर्ती कहता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि चिलप्पा सर शायद तुम्हें नहीं बताते थे। जब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फर्नांडिस जो है वो धामू को लेकर सीधा मालती माँ के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि चक्रवर्ती भी मौजूद है। वो यहाँ पर उससे बोलते हैं कि ये हमें देखकर भाग रहा था, इसलिए हम इसे पकड़कर तुम्हारे पास लेकर आ गए। चक्रवर्ती यहाँ पर धामू से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुम मुझे देखकर भागे क्यों थे। दरअसल धामू जो है वो यहाँ चिलप्पा सर के बिल्कुल परिवार जैसा है। वो ड्राइवर जरूर था लेकिन वो उसे बहुत मानते थे। तब धामू यहाँ पर सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि दरअसल में चिलप्पा सर उसके पिता है और उसके बारे में किसी को ना मालूम चले इसलिए वो भाग गया था। वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था। ये बताते हुए यहाँ पर धामू को बड़ा दुख हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही मालती माँ उसके पास आती है और उसे एक जोर का चांटा लगाते हुए यहाँ से सीधा घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जेल में हम नंदिनी और बाकी सारी कैदियों को देख पाते हैं। यहाँ पर नंदिनी को उन सब के बारे में सब कुछ धीरे धीरे मालूम चल रहा था कि तभी जेल में ही सिलेंडर के द्वारा एक ब्लास्ट होता है, जो कि उन्हीं लड़कियों ने करवाया था। यहाँ पर नंदिनी सारी चीजें साफ साफ देख पा रही थी कि ये लड़की जो है वो जेल में उत्पात मचा रही है। तभी मुप्पी जो है वो अंदर एक खुफिया कमरे में जाती है और वहां से कुछ कागज वगैरह चुराने लगती है। उसे जो कागज चाहिए था वो उसे मिल तो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वार्डन आ जाती है और उसे पता चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई लड़की तो जरूर छिपी है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाती, यहाँ पर नंदिनी आ जाती है और वो उस वार्डन को अपने साथ ले जाती है।
वो उसे बताती है कि अंदर जो है वो बहुत बुरे हालात हैं, इसलिए उसे अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पर नंदिनी मुप्पी से पूछती है कि आखिरकार तुमने क्या कागज चुराया है और आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, जिस पर मुप्पी बताती है कि अब ये सब कुछ बताने का टाइम नहीं है और यहाँ से वो दोनों ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा हीरो चक्रवर्ती जो है वो टनल के अंदर ही कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह कलेक्ट करता है और यहाँ पर उसे उन 8 लड़कियों के फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं जो कि पूरी तरह से उन 8 लड़कियों के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे थे। तो वो 8 लड़कियां अंदर आई थी, ये बात तो एकदम तय थी, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर चेलप्पा सर को मारा क्यों, ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। चक्रवर्ती को एक बात और मालूम चलती है कि उन 8 लड़कियों में से एक मुथु नाम की लड़की है और उसके फिंगरप्रिंट 2 बार दिखाई दिए हैं। मतलब कि चक्रवर्ती समझ जाता है कि मुथु जरूर एक बार वापस गई होगी और उसके बाद फिर से वापस आई होगी। शायद जो कुछ भी चेलप्पा सर ने सबके साथ किया था उन सब के लिए यहाँ पर मुथु ने शायद उसे माफ नहीं किया था। तो जब सारी लड़कियां टनल से बाहर चली गई थी तब मुथु अकेली अंदर आई। यहाँ पर मुथु और चेलप्पा सर के बीच में जरूर कुछ न कुछ बात हुई होगी और बाद में चेलप्पा सर ने खुद को गोली मार ली होगी। लेकिन ये देखकर यहाँ पर मुथु जो है वो काफी ज्यादा सदमे में चली गई होगी, इसलिए वो वापस टनल से बाहर नहीं जा पाई और वो उसी अलमारी में कैद हो गई। लेकिन अभी भी सुई वहीं अटक रही थी कि आखिरकार कुंडी को बाहर से किसने बंद किया था। तो ये एक सुसाइड केस भी बन रहा है, इसलिए यहाँ पर चक्रवर्ती जो है वो डीआईजी सर से बात करने के लिए जाता है और उन्हें सारी चीजें बताता है। लेकिन डीआईजी सर को ऐसा लगता है कि अगर उन 8 लड़कियों ने मारा है तो उन्हीं को फंसाया जाए, बल्कि ये एक सुसाइड केस तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। लेकिन चक्रवर्ती थोड़ा सा टाइम मांग रहा था कि जैसे ही उसे इनके बारे में सब कुछ मालूम चलेगा वो तुरंत ही आपको बताएगा। जिसके बाद हम नंदिनी को देखते हैं जो कि उन्हीं 8 लड़कियों के पास बारी बारी से जाती है और उन्हें सीधा एक कमरे में लेकर आती है। दरअसल में नंदिनी जो है वो इन सारी लड़कियों को यहाँ पर चक्रवर्ती से मिलाना चाहती है, लेकिन वो लड़कियां कहती है कि हमें किसी से भी नहीं मिलना है, हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं। जब वो लड़की यहाँ से जाने लगती है तो नंदिनी बताती है कि जो तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ है वो मेरे साथ भी हो चुका है और मैंने ही अपने चाचा की जान भी ली थी क्योंकि वो मेरे साथ शोषण किया करता था। तो तुम्हारी कहानी और मेरी कहानी बिल्कुल सेम है और चक्रवर्ती जो है वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, इसलिए इसे सब कुछ बता दो। लड़कियां अभी भी थोड़ी कंफ्यूज थी, वो थोड़ी नर्वस भी थी कि आखिरकार चक्रवर्ती को सारी बातें बताना ठीक होगा या फिर नहीं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक लड़की आगे आती है और वो चक्रवर्ती को सब कुछ बताने लगती है और कहानी जो है वो 10 साल पीछे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम नागम्मा और रवि नाम के कपल को देख पाते हैं। दोनों ही शादीशुदा हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। दोनों के बीच में बहुत प्यार है और दोनों की ही फैमिली नहीं है, इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे को फैमिली बनाकर रखा है। एक दूसरे के बिना मतलब वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो रवि का काम जो है वो मछली पकड़ने का है। उसके पास एक बोट भी थी, लेकिन कुछ उधार लेने के चक्कर में उसकी बोट पर कब्जा कर लिया गया है, इसलिए अपनी बोट को बचाने के लिए वो पैसे कमा रहा है ताकि वो अपनी बोट को वापस ला सके और फिर वो अपनी बीवी नागम्मा के साथ एक अच्छी जिंदगी जिएगा। तभी रवि के पास कुछ लोग आते हैं जो कि रवि से काम करवाना चाहते थे। जिन लोगों ने रवि के पास इन लोगों को भेजा था वो लोग उसे ऑनर बुलाते हैं। रात हो चुकी थी और रवि अभी तक वापस नहीं आया था। नागम्मा को अपने पति की टेंशन हो रही थी, इसलिए वो बाहर निकल जाती है उसे देखने के लिए। कि तभी यहाँ पर नागम्मा देखती है कि रवि तो यहाँ पर कुछ 8 लड़कियों को बांध कर एक बोट में लेकर जा रहा है। ये देखकर नागम्मा पूरी तरह से हैरान थी। वो यहाँ पर रवि से कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। रवि बताता है कि अगर मैंने ये छोटा सा काम कर दिया तो हमें हमारी बोट मिल जाएगी और हमें साथ में ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। पर नागम्मा इसके पूरी तरह से खिलाफ थी। वो कह रही थी कि हमें ऐसी बोट नहीं चाहिए कि जिसके बदले में हमें कुछ लड़कियों के साथ बुरा करना पड़े। नागम्मा यहाँ बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तब यहाँ पर रवि जो है वो नागम्मा को एक थप्पड़ मार देता है और नागम्मा बेहोश हो जाती है। जिन लड़कियों को जहाँ पर रखा गया था नागम्मा को वो वहीं पर ले जा लेता है। जब नागम्मा की आंख खुली तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि आखिरकार रवि को उसने क्या समझा था और वो क्या निकला। तभी यहाँ पर ऑनर आता है और वो इन सारी लड़कियों को देखकर चला जाता है और रवि अब इनकी डिलीवरी करने लगा था। थोड़ी देर के बाद ही रवि नागम्मा के पास जाता है और उसके हाथ में जो रस्सी बंधी हुई थी वो उसे खोल देता है। लेकिन नागम्मा उससे कहती है कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई बोट नहीं चाहिए, बस इन लड़कियों को तुम वापस छोड़कर आ जाओ। लेकिन रवि उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। यहाँ पर नागम्मा उससे कहती है कि मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला, और गुस्से में यहाँ पर वो रवि की गर्दन काट देती है। बाद में नागम्मा को बहुत बुरा लगा था
क्योंकि वो जिस इंसान को भगवान समझ रही थी वो तो एक दानव निकला, जिस वजह से नागम्मा को बहुत दुख हो रहा था। दूसरी तरफ लोगों को मालूम चल चुका था कि नागम्मा ने रवि को मार दिया है। वो लोग यहाँ पर नागम्मा और रवि को ढूंढने के लिए घर भी आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मालूम चला और उन्हें रवि का वो सर भी मिल गया था। अब पुलिस और वो लोग जो है वो नागम्मा और उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे। नागम्मा उन्हें किसी तरह से छिपा छिपा कर रख रही थी। नागम्मा को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये लड़कियां उन लोगों के हाथ लग गई तो वो लोग इन्हें बेच डालेंगे, इसलिए नागम्मा उन्हें छिपा छिपा कर रख रही थी और उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रही थी। भले उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे वो जगह जगह पर काम करती, पैसे जोड़ती। पर वो लोग अभी भी उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे और नागम्मा जो है वो इन सारी लड़कियों को छिपा कर रखने में कामयाब हो रही थी। नागम्मा उन सभी का ख्याल तो रख रही थी, लेकिन अब बात ये आ रही थी कि उनके पास पैसे नहीं बचे थे और नागम्मा को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। उनके सारे कपड़े भी जो है वो पूरी तरह से फट चुके थे, इसलिए अब उसके पास कोई और काम नहीं था, इसलिए वो धंधे वाली लाइन में चली गई। उन 8 लड़कियों को पालने पोसने के चक्कर में नागम्मा ने अपनी इज्जत को भी बेच डाला ताकि वो अपनी 8 लड़कियों का ख्याल रख सके। जितना प्यार नागम्मा उन 8 लड़कियों से करती है, वो 8 लड़कियां भी नागम्मा से उतना ही प्यार करती है। अब जब फिर से रात को रेड लाइट एरिया में जब नागम्मा जाती है तो वो वहां देखती है कि पुलिस ने वहां रेड मार दी है और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है चेलप्पा से, जो कि सारी लड़कियों को बचा रहा था। नागम्मा को पता चल गया था कि चेलप्पा एक वकील है, इसलिए नागम्मा चेलप्पा से मिलने के लिए जाती है और उन्हें वो उन 8 लड़कियों के बारे में बताती है। नागम्मा चेलप्पा को ये भी बताती है कि आखिर ये लोग उन लड़कियों को बेचने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें बचाया और अब उनका हमेशा ख्याल रखेगी, लेकिन उन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर नागम्मा ने चेलप्पा को उन लोगों के बारे में बताया नहीं था कि आखिर वो कौन है, बस वो कोर्ट में गवाही देने के लिए आ सकती है। तो नागम्मा कोर्ट में गवाही देने के लिए अगले दिन जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले अपनी 8 बच्ची को उसे सही जगह पर छोड़ना था, इसलिए वो उन्हें एक मंदिर के पास छोड़ देती है और उनसे कहती है कि वो शाम को अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से चली जाएगी। और फिर जब नागम्मा कोर्ट के पास पहुंची तो अचानक से 2-3 लोग उसका पीछा करने लगते हैं और अचानक से वो लोग यहाँ पर नागम्मा के ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल में वो लोग उन 8 लड़कियों के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जब नागम्मा ने उन्हें कुछ नहीं बताया तब वो आदमी नागम्मा को बुरी तरह से मार देते हैं। लेकिन मरते वक्त नागम्मा ने यहाँ पर चेलप्पा सर को 8 लड़कियों के बारे में बता दिया था कि वो लड़कियां जो है वो खतरे में है और वो आदमी वहां पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि वो सारी लड़कियां जो है वो मंदिर के पास है। तब चेलप्पा सर को जब ये बात मालूम चली तो चेलप्पा सर ने उन लोगों से फाइट करके इन लड़कियों को बचा लिया था। बाद में चेलप्पा सर यहाँ पर उन 8 लड़कियों को बताते हैं कि दरअसल में नागम्मा को कोर्ट के बाहर ही इन्हें दानवों ने मार दिया है और मैंने नागम्मा से वादा किया था कि मैं तुम लड़कियों को जरूर बचा कर रहूंगा। और फिर तभी हमने देखा था कि चेलप्पा सर जो है वो प्रियमदा मैडम के पास गए थे और वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे ताकि वो इन 8 लड़कियों को सेफ रख सके, जबकि हमें बताया गया था कि दरअसल में चेलप्पा सर एक दानव है, जबकि वो एक दानव नहीं बल्कि एक देवता है और इन 8 लड़कियों को वो पूरी तरह से सेव कर रहे थे। इसलिए इन सभी को उसने अलग अलग शहर में भेज दिया था और इनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। और जब वो उन्हें अलग अलग शहर में लेकर जा रहा था तब इन 8 लड़कियों के नाम जो है वो यहाँ पर चेलप्पा सर ने देवियों के नाम पर रखे थे। और चेलप्पा सर ने सारी लड़कियों से यह भी कहा था कि आखिर तक अपने दानव का चेहरा जरूर याद रखना। सभी लड़कियों को छोड़ने के बाद सिर्फ एक आखिरी लड़की बची थी और यहाँ पर चेलप्पा सर उससे कहते हैं कि आखिर मैं तुम्हें एक सबसे शक्तिशाली देवी के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है मुथु कुमार और आज से तुम्हारा होगा मुथु नाम। इस तरह से चेलप्पा सर ने उन सारी लड़कियों को बचाया था और वो सचमुच ही दानव नहीं बल्कि देवता है। ये बात जब यहाँ पर चक्रवर्ती सुनता है तो उसे भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो भी चेलप्पा सर को बहुत ही अच्छा मानता है और अपने पिता की तरह मानता है और उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि चेलप्पा सर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चक्रवर्ती जानता है कि ये खून तो उन 8 लड़कियों ने तो नहीं किया है, इसलिए वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें जेल से जरूर बाहर निकालूंगा, बस इस केस को मुझे सुसाइड नाम देना होगा। जिसके बाद हम सुंदर और धामू को देख पाते हैं। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि सुंदर को भी पहले से ही मालूम है कि धामू जो है वो उसी के पिता का बेटा है। हालांकि ये बात उसे किसी ने बताई नहीं है,
बल्कि जिस तरह से वो चेलप्पा सर के साथ रहा करता था, उसके कमरे में चेलप्पा सर की फोटो थी और जिस तरह से वो उनकी इज्जत करता था, जिस तरह से वो उनकी तरह बनने की कोशिश करता था, इससे वो पहचान गया था। लेकिन ये बात सुंदर ने किसी को नहीं बताई थी। धीमा यहाँ पर सुंदर को ये भी बताता है कि चेलप्पा सर को भी ये बात नहीं मालूम है कि मैं उनका बेटा हूँ। ये बात सुनकर तो सुंदर भी हैरान था, क्योंकि सुंदर को ऐसा लग रहा था कि पापा को भी मालूम था कि शायद धीमा ही उनका बेटा है। लेकिन अब जब उसे मालूम चला है कि पापा को नहीं मालूम था, इसके बावजूद वो उसके साथ ड्राइवर वाला बर्ताव करते थे, तो उसे बड़ा बुरा लगा कि इतने दिनों तक मैं उनसे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उन्हें पता है कि धीमा उनका बेटा है, इसके बावजूद वो उसके साथ ड्राइवर वाला बर्ताव करते हैं। जिसके बाद हमें कुछ बातें और मालूम चलती है कि दरअसल में चेलप्पा सर जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस को लेकर काफी सीरियस हो चुके थे। वो इन लड़कियों के बारे में पता करने लगे थे और इन सबको पीछे कौन है वो ये भी पता करने लगे थे। उन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़े गिरोह के बारे में मालूम चलता है कि देश के कोने कोने से लोग लड़कियों को लेकर आते हैं और उन्हें देश विदेश भेजते हैं। जिसके बाद चक्रवर्ती भी उस आदमी से मिलता है जिससे कि चेलप्पा सर मिला करते थे और उन्हीं से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में उन्हें बहुत सारा नॉलेज मिला था। यहाँ पर चक्रवर्ती को मालूम चलता है कि लोग देश विदेश इन लड़कियों को यहाँ बोट के सहारे भेजते हैं और एक बार तो ये लोग समुद्र के बीच ही पकड़े गए थे। लेकिन जब हम लोग उनके नजदीक गए तो उन लोगों ने लड़कियों के हाथ पैर में पत्थर बांध कर उन्हें समुद्र में फेंक दिया और जब उनके पास गए तो लड़कियां उनके पास नहीं मिली और अब जब उनके पास सबूत नहीं होते हैं तो हम उन्हें पकड़ भी नहीं पाते हैं। इस तरह से ये लोग बच जाते हैं। तभी इन्हें एक चीमा नाम के आदमी के बारे में मालूम चलता है जो कि इसी तरह के काम करता है और लड़कियों को देश विदेश पहुंचाने का काम करता है, वो भी बोट के द्वारा। चक्रवर्ती को यहाँ पर 2 लड़कियों के बारे में और मालूम चलता है कि 2 लड़कियों को जल्द से जल्द बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले हैं, जिसका काम जो है वो चीमा करने वाला था। चीमा जो है अपने बेटे के साथ मेले में गया था, लेकिन चक्रवर्ती और उसके सारे पुलिस वालों ने यहाँ पर चीमा को अरेस्ट कर लिया। तो उन दोनों लड़कियों को किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करने से रोकना था। इसलिए चक्रवर्ती डीआईजी सर से परमिशन लेने के लिए जाता है कि हमें बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा की जरूरत है, हमें सारी कार की चेकिंग करनी होगी। लेकिन डीआईजी सर कहते हैं कि फेस्टिवल का टाइम है, वैसे ही हमारे पास बैकअप कम है और तुम यहाँ पर चेकिंग करने की बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब जब डीआईजी सर के पास से मदद नहीं मिल पाई तो यहाँ पर चक्रवर्ती फर्नांडिस की मदद लेने के लिए जाता है कि तुम्हारा ही कोई आदमी होगा जो कि यहाँ से 2 लड़कियों को बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम मुझे जरूर बताना, क्योंकि वो लोग यहीं कहीं से उन दोनों लड़कियों को बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। ये जवाबदारी तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि नंदिनी देखती है कि एक बार फिर से ये सारी लड़कियां उसी जगह पर इकट्ठी हो रही थी। जब नंदिनी वहां पहुंची तो ये लड़कियां नंदिनी को पकड़कर मारने लगती है। नंदिनी उनसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे क्यों मार रही हो, और वो ये भी जानना चाहती है कि आखिरकार कॉटेज में हुआ क्या था। लेकिन यहाँ पर कोई भी लड़की कुछ भी नहीं बता रही थी। वो बोल रही थी कि मैं तुम सभी की मदद करूंगी। तब मुत्तू यहाँ पर अपनी साथ की लड़कियों को बताने लगती है कि चेलप्पा सर ने जो हमारे पास लेटर भेजा था और उसमें जिस लड़की की बात हुई थी वो लड़की दरअसल में नंदिनी ही है। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि चेलप्पा सर ने कुछ समय पहले इन 8 लड़कियों के पास एक लेटर भेजा था, सभी से बातचीत की और उन्हें बताया कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपने दानव की शकल को याद रखना है क्योंकि हमें उससे बदला लेना है। और इसी लेटर में चेलप्पा सर ने नंदिनी के केस के बारे में भी डिस्कशन किया था और उन 8 लड़कियों को उन्होंने अपने कॉटेज में बुलाया था रात को 12 बजे। जब रात को 12 बजते ही सारी लड़कियां टनल के द्वारा कॉटेज के अंदर जाने लगी तो उन्हें कुछ जले हुए पेपर दिखाई पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि शायद इसे कोई जला रहा था और यहाँ पर उन्हें एक सीरियल नंबर भी मिला था। जिसके बाद जब वो अंदर गई तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी क्योंकि चेलप्पा सर को किसी ने जान से मार दिया था। ये देखकर सारी लड़कियां बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि वो तो अपने देवता से मिलने के लिए आई थी। चेलप्पा सर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने सुसाइड किया है क्योंकि उनके हाथ में गन भी थी। लेकिन सारी लड़कियां बहुत अच्छे से जानती है कि चेलप्पा सर अगर हमें यहाँ पर मिलने के लिए बुला रहे थे तो वो यहाँ पर खुद की जान तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले थे, मतलब कि उन्हें जरूर किसी ने मार डाला है। मुत्तू कहती है कि इन्हें इस तरह से मारा गया है कि लोगों को लगे कि ये सुसाइड केस है
और पुलिस वाले भी इसे सुसाइड केस बोलकर बंद कर देंगे। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये मर्डर लगे। इसलिए हम सारी लड़कियां अलग अलग पुलिस स्टेशन में एक ही वक्त पर पुलिस वालों को सरेंडर करेंगे और सभी को एक ही कहानी बताएंगे। लेकिन बाकी की सारी लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि मुत्तू का दिमाग खराब हो गया है, वो सदमे में चली गई है, इसलिए वो उल्टी सीधी बकवास कर रही है। इसलिए मुत्तू को लेकर वो यहाँ से चली जाती हैं। जब सारी लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं तो थोड़ी देर के बाद ही वापस जो है वो मुत्तू आती है और वो यहाँ पर चेलप्पा सर की डेड बॉडी के सामने बात कर रही थी। वो कहती है कि फेस्टिवल में पहले डांस का प्रोग्राम होता था, लेकिन आपको मेरा डांस करना पसंद नहीं था, इसलिए आपने फेस्टिवल में डांस के प्रोग्राम को ही बंद करवा दिया था, जिस वजह से मैंने आपसे 3 दिन तक बात नहीं की थी। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती हूँ। वो यहाँ पर चेलप्पा सर को गले लगाकर रोती है और उनके हाथ से गन छीन कर उसी अलमारी में बैठ जाती है। जब अगले दिन सभी को मालूम चला कि मुत्तू जो है वो पकड़ी गई है तो सारी लड़कियां अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर एक ही बयान दर्ज करवा देती है और सारा का सारा इल्जाम वो सारी लड़कियां अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से सारे पुलिस वाले जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार इन सब ने ऐसा क्यों किया और इसी पुलिस स्टेशन में कैसे आई। तो बात ये है, उन्हें यहाँ पर उस सीरियल नंबर के द्वारा उन्हें उनके दानव के बारे में पता चल गया था और वो कोई दानव नहीं बल्कि एक राक्षसी है और उसका नाम है सरोजा। इसी के साथ 6 एपिसोड तो यहीं पर खत्म होते हैं। अब 7th और 8th एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो जेल में सरोजा जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से रहती है। ऐसा लगता है जैसे सरोजा एक समाज सेवक है, जबकि सरोजा ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे एक सबसे बड़ा नाम है। और रवि को जिन लोगों ने हायर किया था और जिसे वो ऑनर बुलाते थे वो कोई और नहीं बल्कि सरोजा ही थी। इसी कारण ये सारी लड़कियां इसी जेल में आई ताकि वो सरोजा से बदला ले सके। सरोजा को इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन इन लड़कियों को सरोजा के बारे में अब सब कुछ मालूम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मालती माँ से यहाँ पर सुंदर मिलने के लिए आता है और सुंदर अपने साथ धामू को भी लेकर आता है। धामू यहाँ पर मालती माँ और सुंदर को अपनी पहचान के बारे में इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उनकी एक खुशहाल परिवार था और वो उन्हें इस तरह से तोड़ना नहीं चाहता था। बस वो तो उनका एक हिस्सा बनना चाहता था, जो कि वो उनका बन भी चुका था। जिसके बाद चक्रवर्ती और मूर्ति फिर से वही कॉटेज पर जाते हैं और वहां जाकर कुछ बात करते हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती मूर्ति से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात कही थी कि जब 10% क्वेश्चन आपसे ना बने तो 90% कर लेना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि 90% भी क्वेश्चन हल हो चुका है और अब सिर्फ 10% बचा है। उस 10% की बात कर ली जाए। वो 10% का क्वेश्चन ये है कि कुंडी को बाहर से किसने लगाया था। उसने इस केस को इतना इन्वेस्टिगेट किया है, उससे उसे ये तो मालूम चल गया है कि कुंडी को पहले तो नहीं लगाएगी, कुंडी को बाद में ही किसी ने लगाई है। जब हम गेट तोड़कर अंदर घुसे तभी उस कुंडी को लगाई गई थी। बात मेरी है तो मैंने तो वो कुंडी नहीं लगाई है। अब सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो हो तुम। इतना कहने पर यहाँ पर मूर्ति जो है वो चक्रवर्ती पर हमला कर देता है। चक्रवर्ती शुरुआत में तो मूर्ति को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन आखिर में मूर्ति यहाँ पर चक्रवर्ती को बुरी तरह से घायल करके यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब चेलप्पा सर को मारा गया था तभी उन्होंने देखा कि अलमारी से किसी की आवाज आ रही है। उन्हें समझ आ गया था कि शायद लड़कियां ही टनल के द्वारा आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर लड़कियां नहीं थी बल्कि मूर्ति था। मूर्ति को इस टनल के बारे में मालूम चल गया था। वो यहाँ पर चेलप्पा सर के पास आया और उनसे कहा, आप जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस के पीछे पड़े हैं उसे बीच में ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आप उसके पीछे पड़े रहे तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। चेलप्पा सर कहते हैं कि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। दरअसल में चेलप्पा सर को बहुत अच्छे से मालूम चल गया था कि इस केस के पीछे कोई और नहीं बल्कि सरोजा है। और चेलप्पा सर को ये बात भी बहुत अच्छे से मालूम चल गई थी कि सरोजा और मूर्ति के बीच में नाजायज संबंध है। सरोजा एमएलए की पत्नी तो थी, लेकिन उसके कारनामे बहुत ही ज्यादा खराब थे। जब सरोजा ने एमएलए को मार दिया तो उसका जेल जाने का वक्त आ गया था, लेकिन वो जल्द ही जेल से छूट भी जाती। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अभी भी जारी रखना था, इसलिए उन्होंने अपने पीछे अपने सबसे खास आदमी मतलब की मूर्ति को छोड़कर चली गई। तो चेलप्पा सर के पास बहुत सारे सबूत थे और उनको इन सब के बारे में सब कुछ मालूम भी चल गया था।
इससे पहले कि वो कुछ और बता पाते, यहाँ पर मूर्ति ने चेलप्पा सर को जान से मार दिया था। चेलप्पा सर को एक गोली मारने के बाद यहाँ पर मूर्ति ने एक गोली उन्हीं के हाथ से ऐसे पड़वाई जैसे कि उन्होंने सुसाइड किया हो, और उस जगह को यहाँ पर मूर्ति ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। उनके पास से जो कुछ भी सबूत मिले थे, यहाँ पर मूर्ति ने सब कुछ टनल में जला दिया था, और मूर्ति यहाँ पर सरोजा के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि उसके साथ उसके नाजायज संबंध थे। अब नंदनी जो है वो सरोजा की उस जगह पर जाती है जहाँ पर कि सरोजा जो है वो टोकरी बनाने का काम करती है, लेकिन तभी नंदनी ने देखा कि यहाँ पर सरोजा की बहुत सारी औरतें हैं जो कि उन 8 लड़कियों पर हमला करवा कर उन्हें जान से मरवाना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चक्रवर्ती बुरी तरह से घायल तो था, लेकिन तभी यहाँ पर फर्नांडिस आता है और वो बताता है कि जिन 2 लड़कियों की तुम बात कर रहे हो उन्हें बॉर्डर के पास ले जाया जा रहा है और जल्द से जल्द वो लोग बॉर्डर भी क्रॉस कर लेंगे। तब चक्रवर्ती कहता है कि हमें जल्द से जल्द उस जगह पर जाना होगा और उन लोगों को रोकना भी होगा। दूसरी तरफ जेल में नंदनी जो है वो उन 8 लड़कियों को अपने पास बुलाती है और उस अड्डे पर ले जाती है। वो उन्हें बताती है कि सरोजा आज तुम्हें जान से मरवाने वाली है, लेकिन यहाँ पर वो लड़कियां कहती है कि इसी दिन का तो हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। वो सारी लड़कियां नंदनी को उसी जगह पर बंद कर देती है और यहाँ पर सरोजा और उनकी औरतों से सामना करने के लिए उसी जेल के अंदर पहुंच जाती है। तो जिन लड़कियों को बॉर्डर क्रॉस करवानी है, ये काम पूरा का पूरा मूर्ति के पास था और मूर्ति ही उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवा कर विदेश भागने वाला था। तो जेल में सरोजा की औरतें जो है वो हड़कंप मचा देती है, सभी लोगों को बुरी तरह से मारने लगती है। लेकिन फिर बाद में सरोजा की उन औरतों का सामना इन 8 लड़कियों से होता है। ये 8 लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो लोग इनसे लड़ने लगती है। लेकिन शुरुआत में तो इन 8 लड़कियों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, ये लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। लेकिन जब जैसे ही फील्ड पर सरोजा आई तो सभी लोग गुस्से में आ गई, उनका खून उबलने लगा और अब तो वो किसी से भी नहीं डरने वाली थी। जैसे ही उन लोगों ने सरोजा को देखा तो उनके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आ गई, उनके अंदर एक अलग तरह का जोश आ गया और फिर वो लोग इन सभी औरतों को बुरी तरह से मारने लगी। लेकिन सरोजा भी कुछ कम नहीं थी, वो भी बहुत ही खतरनाक है। वो अकेले ही इन 8 लड़कियों के ऊपर भारी पड़ रही थी, वो उन्हें बुरी तरह से मारने लगी थी। लेकिन जब उन्हें आखिर में गुस्सा आया तो ये 8 लड़कियां सरोजा को बुरी तरह से पीटने लगी। ये समझ लीजिए कि उसे तो उन्होंने फुटबॉल बना दिया था। दूसरी तरफ चक्रवर्ती जो है वो यहाँ पर मूर्ति का पीछा करते करते उनकी बोट तक पहुंच चुका था। लेकिन ये स्मगलर हमेशा से यही करते हैं, जैसे ही पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखते हैं तो ये लोग लड़कियों के पैर में पत्थर डालकर उन्हें समुंदर में फेंक देते हैं ताकि इन्हें कोई सबूत ना मिले और ये लोग बाइज्जत बरी हो जाए। इस बार भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। इस बार भी इन लोगों ने उन दोनों लड़कियों के पैर में पत्थर बांधे और उन्हें समुंदर में फेंक दिया था। वहाँ दूसरी तरफ जेल में नंदनी किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लाती है और यहाँ पर सीधा उन 8 लड़कियों के पास पहुँचती है जो कि सरोजा को बुरी तरह से पेल रही थी। यहाँ पर नंदनी उन 8 लड़कियों को रोकने की खूब कोशिश करती है और सरोजा को किसी तरह से उस पिंजरे से बाहर भी निकाल देती है। और यहाँ पर नंदनी रोते हुए उन सारी लड़कियों से कह रही थी कि जो गलती मैंने की है वो गलती कभी भी मत करना। मैंने भी अपने दानव को जान से मार दिया था, मैंने मार तो दिया था, लेकिन आज तक मुझे कभी भी चैन की नींद नहीं आई है। इसलिए जो गलती मैंने की है वो गलती तुम बिल्कुल भी ना करो। नंदनी यहाँ पर उन सभी को बहुत समझाती है कि उसने जो गलती की थी उस गलती की वजह से उसे आज तक पछताना पड़ रहा है। वो आज तक चैन की नींद नहीं ले पाई है। मुझे मालूम है कि जो मैंने किया था वो सही किया था, लेकिन उसका कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था जो मैंने नहीं अपनाया। लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर मौका है, तुम अपने आप को बचा सकती हो। जिसको सजा मिलनी चाहिए उसे जरूर सजा मिलेगी। यहाँ पर नंदनी की बातें जो है वो उन्हें हिट कर जाती है और वो सभी लोग नंदनी को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चक्रवर्ती ने उन दोनों लड़कियों को भी पानी से डूबने से बचा लिया था। अब कुछ समय के बाद इन लड़कियों को रिहा कर दिया जाता है
क्योंकि चेलप्पा सर को मारने के पीछे लड़कियों का हाथ नहीं बल्कि मूर्ति का है, जिसे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। लेकिन सारी लड़कियों को भी ये बात समझ आ गई थी कि नंदिनी ने उनकी जिंदगी खराब होने से उन्हें बचा लिया है। और फिर कुछ समय के बाद नंदिनी का केस भी कोर्ट में लग जाता है, जहाँ कोर्ट नंदिनी को बेगुनाह मानता है और उसे बाइज्जत बरी कर देता है। लेकिन जिस रिवॉल्वर से नंदिनी ने गुनाह को मारा था वो रिवॉल्वर चक्रवर्ती की थी। चक्रवर्ती ने उस रिवॉल्वर को ठीक से नहीं रखा था, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर आखिर में हम देखते हैं चक्रवर्ती के साथ नंदिनी को। नंदिनी यहाँ पर चक्रवर्ती से कहती है कि मैंने भी गुनाह को मारा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी गलत हूँ। लेकिन चक्रवर्ती उसे समझाता है, ये जो तुमने काम किया है ये काम वैसे तो पुलिस का है, लेकिन अगर ये सब कुछ किसी और के साथ भी हो रहा होता तब भी वो लोग यही करते। और वैसे भी तुमने तो पुलिस का काम किया है, मतलब कि तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया है। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।